नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। भारत से ही लड़ रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता की इंडियन स्टेट वाली टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी यह टिप्पणी है कि हम अब बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। देश के खिलाफ खुली लड़ाई का ऐलान है। राहुल ने इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी के कोटला रोड पर नई स्थित कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। यदि आप मानते हैं कि हम बीजेपी नामक एक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं या हम आरएसएस नामक एक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने राहुल को उनकी टिप्पणी पर घेरा। जेपी नड्डा ने अपने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस की घिनौनी सच्चाई अब उनके अपने नेता द्वारा ही उजागर कर दी गई है। मैं राहुल गांधी की इस बात के लिए सराहना करता हूं कि उन्होंने वह स्पष्ट रूप से कहा जो देश जानता है कि वह भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं। यह कोई रहस्य नहीं है। राहुल गांधी और उनके पारिस्थितिकी तंत्र का शहरी नक्सलियों और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो भारत को बदनाम, अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। इसके बाद बार बार कार्यों ने यह भी विश्वास को मजबूत कर दिया कि उन्होंने जो कुछ भी किया या कहा वह भारत को तोड़ने और हमारे समाज को विभाजित करने की दिशा में है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट अभी सामने आया है। मैं पहले राहुल गांधी का जो वक्तव्य है उसको कोट करते हुए, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि शब्द इधर उधर हो गए, उनकी मंशा कुछ और रही होगी। और उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी जिम्मेदार नागरिक की तरह एक एक्स पे पोस्ट डाली है, उसके आपके समक्ष रखना चाहूंगा। राहुल गांधी सेज, and I quote, "We are now fighting not just the BJP, the RSS, but the Indian state itself." भारत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है ये हर नागरिक के दिल की बात है। एंड आई एम कोटिंग नाउ, हिडन नो मोर, कांग्रेस's ugly truth now stands exposed by their own leader. I compliment is hashtagged Mr. Rahul Gandhi for स्कूलों की सर्दियों की छुट्टी हुई खत्म। यानी दिल्ली और यूपी में कब से शुरू होंगी क्लासेस। दिल्ली एनसीआर समेत इस वक्त पूरे उत्तर भारत में जोरदार सर्दी पड़ रही है। ऊपर से लगातार घने होते कोहरे ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि लोग अपने बच्चों को कड़ाके की ठंड और घने कोहरे में स्कूल भेजने से पहले कई बार सोच रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। मकर संक्रांति की छुट्टी खत्म होने के साथ ही स्कूलों को खोलने का आदेश भी आने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर स्कूलों में 1 से 15 जनवरी 2025 के लिए बंद थे। इस लिहाज से अब कल यानी गुरुवार को 16 जनवरी को स्कूल खुल जाएंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्कूलों को 18 जनवरी 2025 तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि ठंड, शीतलहर और कोहरे के कहर को देखते हुए यूपी के अन्य जिलों में भी विंटर वेकेशन बढ़ाई जा सकती है। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक यूपी के स्कूलों में छुट्टियां खत्म हो गयी। आज से कई जिलों में स्कूल खुलने जा रहे हैं। हालांकि कई जिलों में अभी भी स्कूल नहीं खुलेंगे। इस संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार संबंधित जिले के डीएम के पास रहेगा। लखनऊ, कासगंज में स्कूल आज भी बंद रहेंगे। इस बारे में डीएम इस संबंध में आदेश जारी कर चुके हैं। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आदेश जारी कर 13 जनवरी तक छुट्टियां घोषित की थी। हालांकि बाद में डीएम ने शीतलहर के चलते 16 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी। लखनऊ में 17 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। भारतीय टीम ने 435 रन बनाकर किया ऐतिहासिक कमाल, तो स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास।
महिला वनडे में पहली बार हुआ ऐसा। आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारतीय महिला बैटर स्मृति मंधाना ने अपने वनडे करियर का 10वां शतक ठोक दिया। तो वहीं भारतीय टीम ने पहली बार महिला वनडे में 400 प्लस का स्कोर खड़ा करके इतिहास रच दिया। मंधाना महिला वनडे में 10 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बैटर बन गई है। मंधाना ने 70 गेंद पर शतक जमाया, जो महिला वनडे में भारत की ओर से लगाया गया सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड है। मंधाना ने हरमनप्रीत कौर के रिकॉर्ड को तोड़कर धमाका कर दिया। वहीं अब मंधाना महिला वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली पहली महिला बैटर बन गई है। भारतीय महिला टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 418 रन का स्कोर बनाया है, जो महिला वनडे के भारतीय टीम की ओर से बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। पहली बार भारतीय महिला टीम ने 435 रन का स्कोर खड़ा कर दिया है। महिला वनडे ने यह चौथा सर्वोच्च स्कोर है। मंधाना की वनडे में अपने करियर का 10वां शतक ठोक कर न सिर्फ भारतीय महिला क्रिकेटर की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली क्रिकेटर बनी, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी महिला क्रिकेटर बनकर विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया। मंधाना वनडे में 10 शतक लगाने वाली एशिया महिला बैटर बनने गई है। बढ़ते साइबर अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस को लागू करने के लिए ट्राई को निर्देश देने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि साइबर अपराध बड़ा मुद्दा है। बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर याचिका बेंगलुरु निवासी गौरी शंकर एस ने दाखिल की है। याचिका में साइबर अपराध के बढ़ते खतरे और अनचाहे कॉल की समस्या का जिक्र किया गया है। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम समझते हैं कि समस्या है, केंद्र को जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटरों को CNAP को लागू करने के निर्देश देने के लिए जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में भारत के साइबर अपराध, धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे और नागरिकों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों और अन्य एजेंसियों जैसे RBI, वाणिज्यिक बैंकों आदि पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को बताया गया है। मेडटेक इंडस्ट्री ने सरकार के सामने ये डिमांड रखी है कि मेडिकल डिवाइसों पर GST रेट एक समान हो। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने आगामी बजट को लेकर अपनी मांगे सामने रखी हैं। इसमें वस्तु और सेवा कर की दरों को समान करने, एक्सपोर्ट प्रमोशन में वृद्धि और इम्पोर्टेड डिवाइस की मिनिमम रिटेल प्राइस पर निगरानी जैसी प्रमुख मांगे शामिल हैं। पॉलीमेडिक्योर के मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु वैद ने कहा कि सरकार सभी मेडिकल डिवाइस पर GST दर को 12% पर एक समान करने पर विचार कर सकती है। इससे टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सरल होगा और कारोबार करने में आसानी होगी। इसके अलावा उद्योग ने वाणिज्य मंत्रालय की रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट योजना के तहत एक्सपोर्ट इंसेंटिव और वर्तमान प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5% करने की मांग की है। इस योजना का उद्देश्य उन करों और शुल्कों की वापसी करना है जो अब तक उत्पादकों को वापस नहीं किए जाते थे। वैद ने कहा कि यह कदम भारतीय मेडिकल डिवाइस की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा और निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों का दायरा बढ़ाने में मदद करेगा। महिमा चौधरी की बेटी ने खूबसूरती के तोड़े सारे रिकॉर्ड। इन दिनों बॉलीवुड स्टार किड्स की हर जगह चर्चा हो रही है, चाहे वह काजोल और अजय देवगन की बेटी निशा देवगन हो या रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी। इस स्टार किड्स ने अपनी मौजूदगी से लोगों का ध्यान खींचा है। इनमें लोग बॉलीवुड के भविष्य को देखने लगते हैं। इसी कड़ी में एक और स्टार किड है जो आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहती हैं। हम बात कर रहे हैं महिमा चौधरी की बेटी आर्याना चौधरी की, जो खूबसूरती और मासूमियत में अपनी मां से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। उनकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, मासूम चेहरा और प्यारी मुस्कान देखते ही लोगों का दिल जीत लेती है। हाल ही में आर्याना अपनी मां महिमा और दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाते हुए नजर आई। महिमा ने इस खास वेकेशन की झलकियां अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। एक वीडियो में उन्होंने लिखा, एक ट्विस्ट के साथ वेकेशन, फ्लाइट से दूर रही नहीं, बहुत सारे टेक ऑफ द लैंडिंग देखे, कितना खूबसूरत नजारा था। इस वीडियो में उनके होटल रूम में रनवे का दृश्य दिख रहा था। वीडियो में आर्याना भी नजर आई, जो अपनी मां की तरह बहुत ही खूबसूरत दिखने लगी हैं। तरह तरह के रंग, थकान और सर्दी भी नहीं भंग कर सकी आस्था। लगते रहे गंगा और भोले बाबा के जयकारे। मकर संक्रांति पर्व पर मंगलवार को सनातन परंपरा के सबसे बड़े मानव समागम का वृहद रूप दिखा।
हर तरफ स्नानार्थियों की आस्था उमड़ती रही। मेला क्षेत्र के अलावा प्रमुख मार्गों पर भी स्नानार्थियों की भीड़ रही। आस्था की नगरी में तरह तरह के रंग दिखे। लोग मां गंगा और भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए चलते रहे। उत्साह और जयकारों के बीच कई किलोमीटर की पैदल यात्रा की थकान और सर्दी भी लोगों की आस्था को डिगा न सकी। पौष पूर्णिमा पर ही करीब 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम और आसपास के घाटों पर डुबकी लगाई थी। अगले दिन यानी मंगलवार को मकर संक्रांति का अमृत स्नान पर्व रहा। ऐसे में करीब 10 लाख कल्पवासी व उनके परिजनों के अलावा बड़ी संख्या में अन्य श्रद्धालु भी मेला क्षेत्र में ही रुक गए और स्नान किया। इनके अलावा अखाड़े और अन्य संत व उनके अनुयायी भी सोमवार तक मेला क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहीं मंगलवार को भी स्नानार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। भोर से ही सभी मार्गों पर सिर्फ श्रद्धालु ही नजर आए। स्थिति यह रही कि काली मार्ग, बांध, सभी पांटून पुलों पर तिल रखने की जगह भी नहीं बची। हर तरफ श्रद्धालु संतों व उनके अनुयायियों की ही भीड़ नजर आई। 4 वजहों से चमका बाजार। सेंसेक्स 225 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,213 पर बंद हुआ। 2 दिन में निवेशकों की वेल्थ 7 लाख करोड़ बढ़ी। वैश्विक बाजारों में पॉजिटिव रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार बुधवार को लगातार ट्रेडिंग सेशन में बढ़त लेकर बंद हुआ। अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और एनटीपीसी जैसे एनर्जी स्टॉक्स और आईटी स्टॉक में तेजी से बाजार को सपोर्ट मिला है। हालांकि देसी कंपनियों की तीसरी तिमाही के नतीजे और विदेशी निवेशकों की बिकवाली को लेकर बाजार में अभी भी चिंता बनी हुई है। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 400 से ज्यादा अंक की बढ़त लेकर 76,900 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 76,479 अंक तक गिर गया था। अंतिम घंटों में वापसी करते हुए सेंसेक्स 224.45 अंक या 0.29% चढ़कर 76,724.08 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी आज मजबूती के साथ खुला। अंत में यह 23,200 का मनोवैज्ञानिक स्तर पार करते हुए 37.15 या 0.16% बढ़कर 23,213.20 पर क्लोज हुआ। ईश्वर का आशीर्वाद है, नतीजे अच्छे ही आएंगे। केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से भरा पर्चा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। पर्चा दाखिल करने से पहले उन्होंने पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ रोड शो किया व नामांकन से पहले वाल्मीकि मंदिर और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर भी गए। केजरीवाल ने पर्चा दाखिल करने से पहले कहा कि ईश्वर का आशीर्वाद है, नतीजे अच्छे ही आएंगे। केजरीवाल से पहले बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से नामांकन दाखिल किया और दावा किया कि बीजेपी इस बार दिल्ली में सरकार बना रही है। बीजेपी के 13 प्रत्याशी आज नामांकन करा रहे हैं। हर प्रत्याशी के साथ एक बड़ा नेता बीजेपी का रहेगा। प्रवेश वर्मा के अलावा रमेश बिधूड़ी, सतीश उपाध्याय, कैलाश गहलोत, रेखा गुप्ता समेत 13 प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। इस दौरान नायाब सिंह सैनी, हरदीप पुरी, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा भी मौजूद रहेंगे। केजरीवाल बुधवार को अपने नामांकन के लिए परिवार समेत घर से निकले और पहले उन्होंने वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने दर्शन किया और उसके बाद हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वह सीधे पार्टी कार्यालय गए, जहां उन्होंने अपना नामांकन भरा। हनुमान मंदिर के दर्शन करने के बाद बाहर निकले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर गया था और उसके बाद अब हनुमान जी के मंदिर आया हूँ। यहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद मैं आप पार्टी कार्यालय जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं नॉमिनेशन फाइल करने जाऊंगा। बयान पर सियासत हुई गर्म, उन्हें अपनी मानसिकता स्थिरता की जांच कराने के बोले। हरदीप पुरी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। लोकसभा के विपक्ष नेता ने राहुल गांधी के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर दिए गए बयानों पर सियासत तेज हो गई है। उनसे बयान को लेकर कई भाजपा नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। भाजपा नेता हरदीप पुरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के किसी बयान का जिक्र किए बिना कहा कि उनसे कहिए कि वे जाकर अपनी मानसिक स्थिरता की जांच करवाएं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर उनकी टिप्पणी को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष है। भारत एक अधिक जिम्मेदार, वफादार नेता प्रतिपक्ष का हकदार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, फिर भी वह कहते हैं कि वह भारतीय राज के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास एक अपरिपक्व नेता विपक्ष में है, जो जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतें
जो हमारे देश की अखंडता के खिलाफ है उनका मार्गदर्शन करता है। 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित हो गई है। अब 21 और 27 जनवरी को होगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर की यानी आज 15 जनवरी की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 15 जनवरी को होने वाली परीक्षा और 20 और 27 जनवरी को आयोजित की जाएगी। एनटीए ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। जो उम्मीदवार यूजीसी नेट 2024 की 15 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा में भाग लेने वाले थे, वे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर नई तारीख को चेक कर सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक यूजीसी नेट की 15 जनवरी को होने वाली परीक्षा 21 और 27 जनवरी 2025 को कराई जाएगी। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा सिंगल शिफ्ट में होगी। यूजीसी नेट 21 जनवरी की परीक्षा सुबह की शिफ्ट में 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वहीं 27 जनवरी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। एनटीए जल्द ही यूजीसी नेट रिवाइज्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। रिवाइज्ड एडमिट कार्ड एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की संशोधित सूची। देखें किसे कहां से मिला टिकट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की संशोधित सूची जारी की है। आपने 2 सीटों नरेला और हरिनगर से अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। नरेला से शरद चौहान और हरिनगर से सुरिंदर सेतिया को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले नरेला से दिनेश भारद्वाज और हरिनगर से राजकुमारी ढिल्लन आप उम्मीदवार थी। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर नई दिल्ली से चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली को मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को उतारा। ग्रेटर कैलाश से मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रत्याशी हैं। बाबरपुर से मंत्री गोपाल राय और तिलक नगर से जरनैल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। सत्येंद्र कुमार जैन शकूर बस्ती से, मुकेश कुमार अहलावत सुल्तानपुर माजरा से, रघुविंदर शौकीन नांगलोई जाट से, सोमदत्त सदर बाजार से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पार्टी ने मनीष सिसोदिया को इस बार जंगपुरा से चुनाव मैदान में उतारा है। बिहार के समस्तीपुर की एल्यूमिनियम फैक्ट्री में विस्फोट, 2 लोगों के उड़े चीथड़े, कई हुए जख्मी। बिहार के समस्तीपुर में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ है। पूसा के बैनी स्थित एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री में धमाका हो गया। हादसे में 1 लोगों की मौत की खबर आई है। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में बॉयलर फटने से ये धमाका हुआ। धमाके की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एहतियातन अस्पताल के इलाके से लोगों को हटाया जा रहा है। फैक्ट्री में धमाके के समय कुल कितने लोग थे, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार बैनी थाना क्षेत्र के एल्यूमिनियम फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 1 मजदूर की मौत हुई, जबकि आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए हैं। 1 मजदूर का सर उड़ गया, वहीं किसी का हाथ तो किसी का पैर उड़ गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य लोगों को मलबे से बाहर निकालने के लिए जेसीबी को लाया गया है। आधिकारिक तौर पर सिर्फ 1 की मौत के बाद अभी बताई जा रही है। हालांकि 1 से अधिक लोगों के मौत की बात कही गई है। सदर एसडीओ दिलीप कुमार और एसडीपीओ संजय पांडे घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगे हैं। सदर एसडीओ दिलीप कुमार ने बताया कि एल्यूमिनियम फैक्ट्री में बॉयलर का तापमान एकाएक बढ़ गया, जिससे वह ब्लास्ट कर गया। 1 मौत हुई है, जिसकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है। मार्क जुकरबर्ग की गलती पर मेटा ने मांगी माफी, भारत को लेकर कही हुई बात झूठी। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने भारत को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके लिए फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने माफी मांग ली है। आईटी और कम्युनिकेशन मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। निशिकांत दुबे ने मंगलवार को कहा था कि संसद की संचार और सूचना प्रौद्योगिकी स्थायी समिति ने इस मामले में मेटा को तलब करेगी। निशिकांत दुबे ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारतीय संसद व सरकार को 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद हासिल है। मेटा के अधिकारी ने आखिर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी है। यह जीत भारत के आम नागरिकों की है। नरेंद्र मोदी को जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर दुनिया के सामने देश के सबसे मजबूत नेतृत्व से परिचय कराया है। अब इस मुद्दे पर हमारे समिति का दायित्व खत्म होता है। अन्य विषयों पर हम इन सोशल प्लेटफॉर्मों को भविष्य में बुलाएंगे।
आए थे पुण्य की डुबकी लगाने। पुलिस ने घुमा दिया पूरा शहर, चरण ध्वज लेकर अभिभूत हुई महिलाएं। 1 साल से महाकुंभ का इंतजार कर रहे थे ताकि संगम में आकर पुण्य की डुबकी लगाऊं, लेकिन शहर में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह किए गए डायवर्जन से सिर चकरा गया। घूमते घुमाते 15 से 20 किलोमीटर शहर भर में चक्कर काटा, फिर जाकर संगम में डुबकी लगाने का मौका मिला। यह कहना है पटना से आए रामनाथ का। यही हाल कई श्रद्धालुओं का रहा। महाकुंभ का कुशल आयोजन कराने के लिए लेकर पुलिस की ओर से रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और शहरी सीमा से मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग अलग अलग रूटों से मेले में प्रवेश कर दिया जा रहा है। ऐसे में जगह जगह घुमावदार रास्ते से श्रद्धालुओं को लंबा चक्कर काटना पड़ा। वहीं उधमपुर से आए श्रीनाथ ने बताया कि वह सोमवार रात 2 बजे प्रयागराज आ गए। जंक्शन पर उतरने के बाद लाखों की संख्या में भीड़ थी। स्टेशन के बाहर आते ही पुलिस वालों ने संगम के रास्ते जाने के लिए कहा। पथड़े पर मायावती को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। 15 साल बाद पुरानी याचिका पर सुनवाई हुई पर सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां बनवाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। 15 साल पहले दायर इस याचिका को पुराना मामला मानते हुए सुनवाई समाप्त कर दी गई। वकील रविकांत ने 2009 में यह याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जनता के पैसों का दुरुपयोग करने के कारण बहुजन समाज पार्टी से वह धन वसूला जाए। इसके अलावा याचिका में यह भी लिखा गया था कि जनता के पैसे से पार्टी के चुनावी चिन्ह हाथी की मूर्तियां पार्कों में बनवाना गलत है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को बीएसपी का चुनाव चिन्ह जब्त करने का आदेश दी। अरविंद केजरीवाल पर अचानक हमलावर क्यों हो गए राहुल गांधी? क्या दिल्ली में खड़ी हो पाएगी कांग्रेस? राहुल गांधी का ताजा बयान यह दिखाता है कि कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतर चुकी है, जहां उसे पिछले 2 विधानसभा चुनावों में शून्य हाथ लगा था। राहुल गांधी ने बीते हफ्ते दिल्ली के सीलमपुर में आयोजित रैली में कहा था कि उनके लिए पीएम नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है। यह पहली बार था जब कांग्रेस नेता ने अरविंद केजरीवाल पर सीधे हमला बोला था। यह हाल तब है जब अभी कुछ महीने पहले ही दोनों ही दलों ने दिल्ली में लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन दोनों एक सीट भी नहीं जीत पाए थे। इसके बाद दोनों दलों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए समझौता करने से परहेज किया। हालांकि राहुल गांधी आप समझौता करना चाहते थे। इसके बाद दोनों दलों ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला किया। कपड़ा उद्योग को बढ़त मिलेगी, शुल्क में कटौती और निर्यात को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। भारत अगले महीने पेश किए जाने वाले बजट में कपड़ा और परिधान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद कर सकता है। 2 सरकारी अधिकारियों ने बताया कि इस उद्योग में शामिल प्रमुख इनपुट के शुल्क में कटौती की जा सकती है और स्थानीय स्तर पर तैयार उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। निर्यातकों के मुताबिक भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जारी राजनीतिक संकट के कारण वैश्विक रिटेलरों को भारत सहित अन्य विकल्प खोजने पड़ रहे हैं। इंडिया अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के महासचिव मिथिलेश ठाकुर के अनुसार भारतीय निर्यातकों को बीते कुछ महीनों में निर्यात के इतने अधिक ऑर्डर मिले कि उन्हें पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महिलाओं को जूते बांटने के मामले में हुआ एक्शन। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ जूते बांटने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले भारतीय चुनाव आयोग ने नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी को पत्र लिखा था। इसमें आयोग ने पुलिस को नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा था। चुनाव आयोग ने यह कदम मंदिर मार्ग में वाल्मीकि कॉलोनी में जूते बांटने के मामले में उठाया है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हरी पंचायत में पिता और भाई ने बेटी को गोलियों से किया छली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ एक पिता ने ही अपनी बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। मौत से पहले पीड़िता ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया था।
जिसमें उसने अपने परिवार पर जबरदस्ती उसकी शादी कराने का आरोप लगाया था और इसके साथ ही बताया था कि वो किसी और से प्यार करती है। यह हत्या मंगलवार शाम करीब 9 बजे शहर के गोला का मंदिर इलाके में हुई। कथित तौर पर पीड़िता तनु के पिता महेश गुज्जर अपनी बेटी के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो को लेकर गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने देसी बंदूक से उसे गोली मार दी। तनु के चचेरे भाई राहुल ने कथित तौर पर एक साथी के रूप में काम किया, जिसने अतिरिक्त गोलियां चलाई और इस वजह से तनु की मौत हो गई। अपनी हत्या से कुछ देर पहले ही तनु ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि उसका परिवार उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करवा रहा है। वीडियो में उसने अपने पिता महेश और परिवार के अन्य लोगों पर आरोप लगाया था और अपनी जान को खतरा है यह भी बताया था। लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी और वो मेरे को डेली मारते भी हैं, मारने की धमकी भी देते हैं। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।